क्या कोई एग्जाम था क्या आज? कल था। कुछ उखाड़ा गया? नहीं। बाहर लगा हुआ है। क्या पूछ लो, पर सीखा होना चाहिए और जो पढ़ा चुका हूं वो होना चाहिए। इनपुट आउटपुट का मुझसे क्यों पूछोगे आप? क्या शुरू करें? ठीक। क्या था क्वेश्चन? क्या है? ओ लल्ला लल्ला, अरे इतनी देर में तो भगवान मिल जाते हैं, क्वेश्चन ना मिल रहा हमसे। अगर मेरी तारीफों की कहानियां खत्म हो गई हो तो मैं पढ़ाना शुरू करूं। कल क्या पढ़ा था? कल मैंने आपको पढ़ाया कि वेरिएबल में वैल्यू डालते कैसे। तो बताइए, ये जरूरी थोड़ी होता है कि कंप्यूटर फास्ट ही चाहिए, मेमोरी भी बड़ी होनी चाहिए, क्या जरूरी है? इतना कोई बड़ा क्वेश्चन पढ़े क्या? कोई छोटा क्वेश्चन होने का एक लाइन का क्वेश्चन होता, जाते समय पूछना। मुझे लगा एक लाइन का क्वेश्चन हो तो इतना बड़ा क्वेश्चन ले आए। इतना तो मैंने अपने लाइफ में भी सोल्व नहीं किया। जाते समय पूछ लेना, ठीक है? चलो ध्यान से सुनिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्या आप लोगों को वेरिएबल बनाना आ गया? कम से कम कितने आइटम देने हैं? 4 में भी कितने दे सकते हैं? एक नाम, बाकी कोई भी एक। बाकी जो छोड़ रहे हो कौन भर देगा? कंपाइलर। अगर मैंने डेटा टाइप छोड़ा तो क्या भर देगा कंपाइलर? डेटा टाइप अगर मैं छोड़ू तो कंपाइलर क्या भरेगा? इंट। अगर मैं स्टोरेज क्लास छोड़ू तो, और अगर मैं साइन स्पेसिफाई छोड़ू तो साइन। अब आप वेरिएबल बनाने में कंफर्टेबल है? सेकंड स्टेप है वेरिएबल में वैल्यू डालना। 2 तरीके हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा असाइनमेंट। प्री डिफाइंड फंक्शन कल हमने शुरू किया होगा, जो कि कुछ काम का नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी छोटी मोटी बातें याद कर लेते हैं। वह कौन सा फंक्शन है जो हमसे वैल्यू लेकर वेरिएबल में ठूसेगा? स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन किस हेडर फाइल में लिखा हुआ है? स्कैनएफ फंक्शन के अंदर हम लोग 2 चीज लिखते हैं दोस्तों। कितनी चीज लिखते हैं? बताइए यहां क्या लिखते हैं? किस तरह की वैल्यू मंगवानी है ना? और यहां क्या लिखते हैं? एड्रेस। तो स्कैनएफ हमारे काम का नहीं है, लेकिन स्कैनएफ पढ़ते पढ़ते जो मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से मेरा प्रोग्राम ओएस से रिक्वेस्ट करता है और ओएस आगे काम करता है, ये जो प्रोसीजर हमने कल सीखा, ये हमारे प्रोग्रामिंग के लिए बहुत जरूरी है, अपने एग्जाम के लिए। स्कैनएफ इतना मायने नहीं रखता। तो चलिए, अगर मैंने लिखा इंटीजर ए, तो बताइए किस तरह की वैल्यू मंगवानी है? %d। किस में ठूसना है? अगर दोस्त मैं यहां लिखता फ्लोट बी, क्या लिखता? गुड। अगर मैं यहां लिखता कैर बी, है ना? समझ गए मेरी बात? चलिए, और वेरिएबल कैसे बनते हैं? मेमोरी लीनियर होती है नॉन लीनियर? और मेमोरी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उससे क्या कहते हैं? हर बाइट का एक एड्रेस होता है जो किस रूप में दिखता है? और ये कितने बाइट का होता है? 2 बाइट का। 100% अगर कोई मुझसे कहे कि साहब कोई गारंटी ले लो, एक क्वेश्चन बता दो कि एक तो ये छपेगा, वो ये वाला है, नहीं हेक्साडेसिमल नहीं, ये वाला। आपकी जो मेमोरी होती है वो ऐसे डिजाइन होती है। मैं लंबा ना कर उसको खड़ा कर दूं। मैं ध्यान से सुनना, बोल लो इस भाग में क्या जाता है और इस भाग में जाता है, करेक्ट है? यहां पर हमारे पास एड्रेसेस होते हैं, तो मैं हेक्साडेसिमल लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 1 एड्रेस 2 एड्रेस, चलेगा?
तो ये एड्रेसेस होते हैं ऐसे। जब कोई डेटा आता है तो उसको बोला कि भाई 3 वाले एड्रेस पे बैठ जा। जैसे कोई ए डाटा आया तो वो किस पे बैठा ना, 3 पर, तो वो यहां बैठ जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, आपको याद होना चाहिए, पिछली बार भी छपा था, यूजीसी नेट देख लो, कोई भी पेपर उठा लो कंप्यूटर साइंस का, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एड्रेस लाइन कितनी चाहिए होगी और डेटा लाइन कितनी चाहिए, मतलब इसमें डेटा भरने के लिए कितने तार चाहिए और एड्रेस भरने के लिए कितने तार चाहिए। क्या ये वाला क्वेश्चन आपने किया? नहीं किया? बोलो, रैम अगर 32 किलोबाइट की है तो उसमें एड्रेस के लिए कितने वायर होंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। आपने कभी किया ये वाला? तो हो जाएगा, मेरे हिसाब से आपको करवा देंगे जब आपको पढ़ाएंगे मदरबोर्ड या रैम। नहीं, मेमोरी की साइज 32K है। अब इसमें से डेटा साइज क्या है और एड्रेस साइज क्या है, उसके बिना आप एड्रेस लाइन और डेटा लाइन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जब तक मैं आपको ये ना बता दूं कि उसमें डेटा की साइज कितनी है। बोलो, 4 बिट का डेटा है, 2 बिट का एड्रेस है। आप समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कितनी लाइनें चाहिए होगी, या मेरे पास में 10 लाइन है तो इससे कितने एड्रेस रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन 100% तय है, 100%। एक ही क्वेश्चन है। नहीं, आज तो शुक्रवार, आज कैसे करवा दूं? नहीं, नहीं, देखो, ये टॉपिक हम लोग 3 जगह पढ़ा सकते हैं। पहला, जब मैं आपको रैम पढ़ा रहा हूं। दूसरा, जब मैं आपको मदरबोर्ड पर बस से समझा रहा हूं, बसें होती हैं तार। और तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम आपको सिखाते हैं प्रोसेस एंड थ्रेड्स, उसमें बताते हैं कि हमारा जब डाटा के अंदर प्रोसेस चलता है तो पीसीबी बनता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके अंदर क्या क्या भरा जाता है, तो वही डिटेल होती है वहां पर। चलिए, आज नहीं तो कल तो कर ही लेंगे, या तो सर करवा देंगे या तो मैं करवा दूंगा या कोई ना कोई करवा ही देगा आपको। क्या कह रहे हो? कोई हाथ उठाया था? हाँ, बहुत फर्क है, पर अभी नहीं कर सकते। वो ओएस पूरा खत्म हो जाएगा अगर इतना सा समझ लिया सेगमेंटेशन और पेजिंग क्या है। आपको पता है, मैं भी जानता हूं कि ओएस का कितना भारी टॉपिक पूछ लिया आपने। तो कुछ ऐसे है जैसे पेजिंग, पेजिंग को समझाने में कम से कम मुझे 2 घंटे लगेंगे। आप पता ना आपने क्या पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने सीधा पूछा है कि साहब हमें तो सी पढ़ा दो, इतना बड़ा कंसेप्ट है वो। तो चलिए, वेरिएबल में वैल्यू डालना आ गया, तो आपको मैं जैसा वेरिएबल बना के दूं, क्या आप उसके हिसाब से स्कैनफ लिख लोगे? स्कैनफ वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, क्योंकि अगर इसमें वैल्यू होती नहीं, दिखती नहीं, वो जब चलेगा तब वैल्यू मांगेगा। तो आज मैं आपको करवा देता हूं दूसरा तरीका, करवा दूं? बोलो, असाइनिंग वैल्यू यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना ऑपरेटर में? तो आपको मैं रिवीजन करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं? रिवीजन करवा देता हूं। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है ये? क्या शुरू कर ले हम लोग? चलिए, सिर्फ रिवीजन क्लास है आज की, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए, हमारे पास ये वेरिएबल है ना? अब मुझे इसमें कोई वैल्यू डालनी है, तो मैं किसका यूज करूंगा? असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? तो ये 5 किस में डाल देगा? तो बताइए, इस लाइन जब चलेगी तो हमारे पास वेरिएबल किस नाम से बनेगा, कितनी साइज का बनेगा? जो भी इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जो हमें नहीं पता होता, वो किस में घुस जाएगा, और उसमें वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 5। क्या आपने ये सीख लिया? पक्का? ठीक है। तो बताइए, अगर इसके बाद में मैं लिखता हूं प्रिंट एफ, क्या लिखता हूं दोस्त? मुझे ए की वैल्यू छापनी है। बताइए, ए के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, तो क्या लिखूं? तो कितना आंसर आ जाएगा? क्या आपको ये वाला प्रोग्राम क्लियर है? लिख लो। इसको आप लिख देना पार्ट 1 सिंपल असाइनमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
सिंपल असाइनमेंट बोलते हैं। छोटा सा कोड है, क्योंकि थ्योरी कुछ है नहीं हमारे पास। अब सीधा अपन को कोड समझना है। चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि 5 जो वैल्यू है वो ए में ठूस दी गई है, भर दी गई है, डाल दी गई है, स्टोर कर दी गई है, खत्म। इतना ही है यहाँ पर। तो बहुत आसान है। ए बनाया, ए में 5 डाल दिया असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। क्या इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है या नहीं है? समझ गए आप लोग? ए बनाया, दूसरी लाइन में 5 जो है वो ए में डाल दिया, और तीसरी लाइन में मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो बताइए यहां पर वेरिएबल में कितनी बार वैल्यू डाली गई है? एक बार। क्या एक प्रोग्राम और करवा दूं? ये तो सबसे सिंपल वाला प्रोग्राम है, पार्ट 1 चल रहा भी। ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं तो पार्ट 2 मत लिख देना, पार्ट 2 अपना आ जाएगा। तो पार्ट 1 का पहला एग्जाम्पल था। क्या सब लोग लिख चुके हैं दोस्त? आप लोग तो फोटो खींच लो, जो लास्ट में है फोटो खींच लो, खत्म करो। ठीक है, अगला देखें। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ऐसा लिखने पर क्या होगा? वेरिएबल बनेगा। ऐसा लिखने पर क्या होगा? वेरिएबल बनेगा, या 5 को वेरिएबल में डाल रहे हैं? ऐसा लिखने पर क्या होगा? और फिर मैंने कर दिया प्रिंट। क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया है एक की वैल्यू। तो बताइए एक का आंसर कितना आएगा? सबसे पहले यहां पर दोस्तों ए बना। क्या बना? बता सकते हैं ए की साइज कितनी है? जो भी इसका एड्रेस होगा वो किस में घुस गया है? एंड ए। ये लाइन खत्म हो गई। इसका काम है कि 5 को किस में डाल दो? ये आ गया 5। फिर ये लाइन चलेगी। इसका काम क्या है? 50 कहां डाल दो? तो ये वैल्यू कट जाएगी और यहां क्या आएगा? जब मैं इसको छाप रहा हूंगा तो बताइए क्या वैल्यू छपेगी? तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। पर यहां से एक चीज हमको समझनी है, बहुत सावधानी से सुनना कि समझना क्या है। यहां पर शब्दों को समझना है। बोलो, इस लाइन को डिक्लेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? यहां पर मैं वेरिएबल में वैल्यू पहली बार डाल रहा हूं ना। बोलो, जब वेरिएबल में फर्स्ट टाइम वैल्यू डाली जाती है, फर्स्ट टाइम वैल्यू डालना होता है, इसे 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 डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। बताइए, अब मैं इसके अंदर यहां पर जो मैं पहली बार वैल्यू डाल रहा हूं या दूसरी बार? इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। क्या कहते हैं? तो अब आप कहेंगे ठीक है साहब, जब पहली बार डालते हैं तो डेफिनेशन, जब दोबारा डालते हैं तो मॉडिफिकेशन, और जब बनाते हैं तो डिक्लेरेशन। तो सर इसमें सीखने वाली क्या चीज है? सीखने वाली चीज अब आएगी। नंबर 2, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे दोस्त? ध्यान से सुनना, सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है। थ्योरी में पूछेगा वो। बताइए मैंने क्या लिखा है? डिक्लेरेशन लिखा है या डेफिनेशन लिखा है? ये क्या लिखा है? साथ साथ बोलो। जब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ आते हैं तो बता सकते हो ये डब्बा देखकर ये क्या है? ये डब्बा देखकर बता सकते हो ये क्या है? तो साथ साथ बोलिए, जब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन एक साथ आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इनिशियलाइजेशन।
तो सीधा थ्योरी में क्वेश्चन पूछेगा इनिशियलाइजेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को डिफाइन करना, वेरिएबल को मॉडिफाई करना, या वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय डिफाइन करना। डिक्लेयर करते समय डिफाइन करना। क्या आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा? छोटू सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आपको ये नाम समझाना था कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कल को मैं बोलता हूं कि इनिशियलाइज करो वेरिएबल को 10 से, तो कोई या 5 से इनिशियलाइज करो, अगर ऐसा लिखा तो मैं गलत मानूंगा। मैंने कहा कि वेरिएबल की वैल्यू को 5 से क्या करो, इनिशियलाइज। आपने अगर ऐसा लिखा तो ये इनिशियलाइजेशन नहीं है दोस्त, ये है इनिशियलाइजेशन। बनते ही वैल्यू डाल दो, बनते ही वैल्यू डाल दो, ये होता है इनिशियलाइजेशन। जैसे जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिक क्या सेट हो जाता है, 0। तो जब कोई वेरिएबल बनते ही उसकी वैल्यू सेट हो जाए कि साहब कुछ ना, बाद में चाहो तो मैं चेंज कर लूंगा, अगर ना भी चेंज करूं तो वैल्यू तो ये तो सेट हो जानी चाहिए, हाँ या ना। तो इनिशियलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो यहां हमारे पास कुछ नया नहीं है, बस यही प्रोग्राम मैंने दोबारा लिखा, लेकिन यहां पर मैंने आपको नाम समझा दिए, तो सिर्फ सेकंड पॉइंट मेरे लिए आसान हो गया। क्या आपको ये पूरा थ्योरी में लिखा हो या समझ गए? क्या समझे? डिक्लेरेशन डेफिनेशन को कमांडली क्या बोलते हैं, और डेफिनेशन डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं, यहां से देख कर पता लग जाएगा, लिख लो। हाँ जी, स्लैश नहीं नहीं, ये कोई कोडिंग नहीं है, अभी तो ऐसे लिख दो, अभी तो ऐसे लिख दो। समझने के लिए तो आप लोग एक साइड लगाओ। कितनी साइड? जब भविष्य में मैं बताऊंगा कि इस चीज को कहते हैं कमेंट। चलिए सभी दोस्त जो ऑनलाइन बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नेहा का कहना है हमें भी देख लिया करो, काश हमारी ये किस्मत होती कि हम लोग आपको देख पाते, बट हमारी किस्मत नहीं है कि हम ऑनलाइन वालों को देख पाए। क्या कह रहे हो? हाँ मुझे पता ही है, ऐसा नहीं है। आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, या दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, या तीसरी बार पढ़ रहे होंगे। मैं पिछले 15 सालों से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है आधे से ज्यादा कमेटी इसी क्लास में से बैठा हुआ बच्चा कर रहा है। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सच में। आशीष, अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, अगला रूल वही होगा हमारा। क्या सबने ये प्रोग्राम लिख लिया? और प्रोग्राम इतना खास नहीं जितना यानी के नाम खास हो रहे हैं। अभी रेड कलर में जो लिखा वो इंपॉर्टेंट अभी समझना है, बाकी प्रोग्राम में तो ऐसा कुछ नहीं है तगड़ा। नहीं, 50 वैल्यू डालते हैं तो क्या ये पूछ रहे हैं एड्रेस चेंज होगा? नहीं, ये कुर्सी है, यही है वेरिएबल। पहले यहां कौन बैठा था? 5, अब यहां पर कौन बैठ गया? इस कुर्सी की जगह नहीं बदली, जगह उसी जगह पर बनी हुई, एड्रेस वही रहेगा। करेक्ट है? ठीक है, क्या आप लोग लिख चुके हो? अगला ये लिखिए, ये है इनिशियलाइजेशन। हो सकता किसी दोस्त को दिक्कत हो तो मैं इसके लिए थ्योरी में लिख देता हूं कि जब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को एक साथ लिखा जाता है उसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। अगर किसी की इच्छा नहीं है तो मत लिखना, बस ऊपर वाली चीज ही मेन है। लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है। यहां दो अलग अलग चीजें, ये है इनिशियलाइजेशन।
ये केवल आपका डिक्लेरेशन है और ये आपकी डेफिनेशन है, क्योंकि पहली बार वैल्यू जा रही है। इससे हमारा एक थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो गया, थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है एक साथ में आप एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। बताता हूं कैसे। शौकीन, अभी उसी की चर्चा कर लेते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, बहुत आसान है। सिर्फ यहां से एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, वो हम कवर कर चुके हैं। कि इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल और डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल एक साथ में आए तब। यहां पहले वाले भाग में दोनों अलग है और दूसरे वाले भाग में दोनों मिक्स हो गए। क्या किसी को कोई दर्द है कि आगे बढ़ूं? कोई तकलीफ, कोई चीज दोबारा समझनी हो तो पूछ ले। आसान था ये। चलो, अब हमारे जो मित्र हैं शौकीन, उनकी बात को मैं आपके सामने रखता हूं। रखूं मैं? रुकिए। किसी को कुछ नहीं पूछना है? जोरदार। ताकि बाद में भूल गए तो क्या होगा? एक साथ क्यों कर रहे हैं? बाद में भूल गए तो इंसान है ना। मैं तो भूलता नहीं, पर आप तो इंसान हो। आप भूल गए तो क्या होगा? दिखाऊं क्या होगा? ये देखें, इनिशियलाइजेशन इतना अच्छा क्यों मानते हैं? मेरे हिसाब से जो लोग यहाँ पर कंपनी का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं वो भी इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं। वेरिएबल को हमेशा इनिशियलाइज किया जाएगा। क्या ये प्रोग्राम बना हुआ है ये पहले से? मुझे दिख नहीं रहा है लाइटों के फ्लैश की वजह से, आप बस मुझे बताता रहना। एक मिनट। अच्छा, वो खोटी अभी भी? ये वाली कौन था ये? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं सबसे पहले तो लिख देता हूं CLR SCR, ताकि हर बार मेरा आउटपुट चमकता रहे ना भाई। अब मैंने कोई वेरिएबल लिखा है इंटीजर A। क्या लिखा? मान लो मैं किसी बैंक के लिए बना रहा हूं तो मैंने इंटीजर लिखा बैलेंस। क्या लिखा? फिर मैंने इसके अंदर बैलेंस सेट कर दिया। बताइए बैलेंस मैंने सेट कितना किया है? जितना हमारे अकाउंट में है, 300 रुपए। क्या? 150 रुपया। तो बताइए शुरुआत कहां से? बैलेंस बन चुका है, झाड़ू लग चुका है, वेरिएबल में क्या जा चुका है, और बैलेंस कितना हो गया? यहां तक ठीक है? ये क्या हो गया वो? हाँ, वो जरूर ज्यादा जरूरी है। लो कर दो भाई ऑन, जो भी बैठे उसके नीचे। देखो मेरा प्रकोप है ना, इसलिए लोगों का प्रभाव होता है और मेरा प्रकोप होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर इंसानी गलती होना वाजिब है कि अगर कोई बंदा ये भूल गया वैल्यू डालना। हमने वेरिएबल बनाया और सोचा कि जब बाद में कस्टमर पैसा जमा कराएगा तब हम लोग वैल्यू दिखाएंगे, पर मैं वैल्यू डालना भूल गया। अब बताइए इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? शुरुआत कहां से? वेरिएबल बन गया। बोलो, जब किसी वेरिएबल में हम वैल्यू ना डालें तो वैल्यू गार्बेज होगी, कुछ भी हो जाएगी। तो बताइए कस्टमर पर कितने का लोन चढ़ गया? 29,190 का लोन चढ़ गया। अगर प्लस मारता तो कस्टमर मजे के,
माइनस में आया तो कस्टमर घाटे में, जबकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। आया ना, कार्ड भी हर बार अलग होता है? पॉजिटिव आ सकता है, वो तो इसकी इच्छा थी माइनस में, पॉजिटिव भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। नहीं नहीं, अब इस प्रोग्राम में आप दोबारा जब तक कंप्यूटर बंद नहीं होगा तब तक यही वैल्यू देगा। कल हो सकता अलग आ जाए, लेकिन आज नहीं आएगा। हाँ, रेंज में दिखाएगा। अब मान लो, तो मुझे बताइए, इनिशियलाइज करना अच्छी बात है गंदी बात? अगर मैं होता बैंक में तो एप्लीकेशन बनाते समय मैं पहले क्या डाल देता था? 0, ताकि बाद में अगर वैल्यू डालना भूल भी जाऊं तो हमारे पास आंसर क्या छपेगा? 0 छपेगा। क्या कहते हो? इसलिए इनिशियलाइजेशन पे बहुत जोर दिया जाता है जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अब शौकीन का क्वेश्चन देख लीजिए। शौकीन कह रहे हैं कि साहब ये एक इंटीजर ए बनाया, फिर मैंने इंटीजर बी बनाया, फिर मैंने ए की वैल्यू 5 सेट करी, फिर मैंने बी की वैल्यू 6 सेट करी। क्या इनको हम लोग इनिशियलाइजेशन में एक साथ निवेड़ सकते हैं? यस। इंट आ गया। इंट कितने वेरिएबल है? ए और बी। बताइए, ए की वैल्यू कितनी सेट करनी है? 5। बी की कितनी सेट करनी है? और कुछ करना है क्या? खत्म करो लाइन को। इसे कहते हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? एक साथ में कई सारों को इनिशियलाइज करना। क्या मेरी बात क्लियर होगी? तो इसमें कुछ खास नहीं है, आप समझ गए? ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। पक्की बात? ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ा रहेगा, कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं। अब आते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना भाई। तो पहला तो मैंने बताया कि वैल्यू कैसे डालते हैं, असाइनमेंट से। फिर मैंने इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाया। अब मैं तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। तीसरा कॉन्सेप्ट है बॉडी। क्या है? जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? स्कोप। क्या हम लोग इसी चीज को तो क्या बोलते हैं? बॉडी या स्कोप, इसी को तो बोलते हैं। साथ साथ बोलिए, इसको स्कोप कहते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं उसको? बॉडी। दोनों ही नाम सही है। एक नाम किताब वालों ने रखा है, एक नाम मैंने रखा है। तो कई बार मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं, साहब इसको बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल हमारी बॉडी जैसे होती है। हमारे बॉडी के 2 मुख्य भाग होते हैं। कितने मुख्य भाग होते हैं? एक को कहते हैं सर और एक को कहते हैं धड़। हाँ है ना? एक को क्या कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? धड़। तो बताइए, ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है? ये है हेड और ये है एक्चुअल बॉडी, धड़। और ये है हमारे पैर। क्या यहां तक ठीक लग रहा है? उसी तरह से इसके भी 2 भाग हैं, पहला वाला भाग और दूसरा वाला भाग। पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? हेड। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? एक्चुअल बॉडी। अब क्वेश्चन है कि सब इसको पढ़ने की जरूरत कहां है? तो रूल देखिएगा, बहुत प्यारा रूल है, साथ साथ बोलिएगा। डिक्लेरेशन, प्यार से बोलना, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हमेशा हमेशा हेड में ही आता है, बॉडी में नहीं आता। अब आपको कहोगे सब हेड का मतलब क्या है? हेड का मतलब होता है स्टार्टिंग। क्या है? और हेड खत्म कब होता है? जब डिक्लेरेशन के अलावा कोई और लाइन आ गई तो हेड खत्म। डिक्लेरेशन के अलावा तो हेड खत्म हो जाता है। चलिए इस चीज को अपन प्रैक्टिकली सेंस करते हैं कि कैसा कहना चाह रहा है ये बंदा। क्या आपको ये बॉडी दिख रही है दोस्त? पक्का? ठीक है, दिख गई बॉडी। अब ऊपर वाला भाग क्या है? हेड। और नीचे वाला क्या है? आपको सिर्फ मुझे वो लाइन समझ में नहीं आ रही, गर्दन नहीं दिख रही, ताकि मैं कह सकूं इस गर्दन से ऊपर हेड और इसके नीचे बॉडी है। तो मैंने आपको कहा कैसे पता चलता है कि हेड कहां तक है? डिक्लेरेशन के अलावा कुछ भी आ जाए, डिक्लेरेशन के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या कहलाता है? बॉडी। तो बताइए, क्या ये डिक्लेरेशन है या कॉलिंग है? तो अब आपके यहां से ये हो गया हेड और ये हो गया बॉडी। क्या हो गया?
हेड और बॉडी। और हमने क्या बोला है, क्या रूल चलता है अपने यहां पर, डिक्लेरेशन हमेशा कहां आता है, और मैं इस बार डिक्लेरेशन कहां कर रहा हूं, एक का पढ़ो तो क्या लिखा रहा है, एरर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। डिक्लेरेशन कहां नहीं हो सकता, बॉडी में नहीं हो सकता, तो यहां हो सकता है आपका डिक्लेरेशन। अब बताइए सही है या गड़बड़ है। चलो अगला देखते हैं। मैंने यहां पर कुछ भी लिख दूं, ठीक है ना, मैंने सपोज करो मैंने लिख दिया a इक्वल टू 5, तो बताइए a का डिक्लेरेशन कहां जाएगा, ऊपर या नीचे। ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये तो असाइनमेंट है ना, डेफिनेशन है, ये डिक्लेरेशन नहीं है। तो बताइए हेड ये हो गया और ये क्या हो गई, तो बताइए ए को कहां लिखूं, ऊपर लिख दूं, इंट ए। क्या सब कुछ मामला सही चल रहा है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक वार्निंग है कि ए को मैंने बनाया लेकिन काम में नहीं लिया, यही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए असाइन अ वैल्यू दैट इज, उसने बोला ए में आपने बनाया है, वैल्यू डाली है, काम में नहीं ले रहे हो, तो मजे क्यों कर रहे हो। अब मुझे बी बनाना है, क्या बनाना है, मुझे बताइए बी कहां बनाऊं, इस लाइन से पहले या बाद में। मैं यहां बनाता हूं बी, बताइए क्या होगा, चलेगा या एरर। क्योंकि ये डिक्लेरेशन नहीं है तो आपका यही भाग हेड होगा और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बॉडी। और बॉडी में इस बार बी आने की वजह से आपको मना कर दिया जाएगा। तो बोलो कोई भी लाइन जो डिक्लेरेशन नहीं है, वहां से हमारा हेड और धड़, सर और धड़ क्या हो जाता है, अलग। तो अभी हमारा यही है वो लाइन, इससे ऊपर वाला हेड है, इससे नीचे वाला धड़ है, और मैं कहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बॉडी में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे एरर देगा। तो क्या मैं इसके ऊपर बना लूं। अब बताइए कोई एरर है कि नहीं है, वार्निंग है कि आपने काम में नहीं लिया, कोई बात नहीं, इच्छा है। क्या आपको ये रूल समझ में आ गया, ये देख लें, लिख लो। चलो इससे पहले लिखे, मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सभी लोग राजस्थानी है, कोई है पंजाब, गुजरात, मराठा, सिंध, नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, औरतें मेरी हेल्प करेंगी, औरतें लड़कियां भी होती, ठीक है, लड़कियां छोटी बच्चियां मेरी हेल्प करेगी क्योंकि उम्र में ज्यादा लगता है औरत सब। तो मुझे बताइए राजस्थानी औरतें जो अपने सर पर पहनती है वो पायल है या बोर है, बोर या बोरिया, वो अलग अलग शब्द हो जाता है। बिछुड़ी या पायल कहां पहनी जाती है, तो ये पहले ही हमारे पास फिक्स है कि कोई चीज कहां पहनेंगे, हाँ है ना। कभी किसी ने अपने पैरों में रखड़ी नहीं पहनी है, रखड़ी समझते हैं, रखड़ी होती है, एक गहने का नाम है रखड़ी, वो फिक्स है, वो माथे पे पहनते हैं, लड़ाती है। बोर आता है बीच में गोल, फिक्स है, वो सर में ही पहना जाएगा, पैर में पहनोगे तो एरर आएगी, हाँ या ना। और बिछुड़िया जो है वो कहां पहनी जाती है, और बिछुड़िया हमारे शरीर का अंतिम गहना माना जाता है, हाँ या ना, उसके नीचे फिर जमीन है। उसी तरह से बॉडी की अंतिम लाइन मानी जाती है, एक लाइन आएगी वो कहूंगा अंतिम है, वो पैर है, क्या होगा वो। तो मैं अभी आज तो मैं आपको सर समझा रहा हूं, आने वाली क्लासेस में पैर समझाऊंगा। देखो भाई ये पैर है, इसके आगे बॉडी खत्म है, फिर तो जमीन शुरू हो जाती है। तो बस इतना याद रखिएगा, जिस तरह से बोर को सर पर पहनना जरूरी है, उसी तरह से डिक्लेरेशन को कहां करना जरूरी है, सर में करना जरूरी है। सर को हम लोग कहते हैं हेड पार्ट, दिस इज अ हेड पार्ट। और हेड पार्ट का ध्यान नहीं रखा तो एरर आ जाएगी। हाँ जी दोस्त, हाँ गुड, रिटर्न पैर कहलाते हैं। अपने एग्जामों में क्वेश्चन भी आते हैं कि फलानी चीज, फलाना गहना कहां पहनते हैं, या फलानी जगह पर पहनने वाला गहना कौन सा है। आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपसे मन मुठाव खत्म हो गया तो लिख लो, लड़ रहे हैं बैठ के।
डायग्राम में तो है ये रूल, बाकी तो कुछ है नहीं। डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको रत्ती भर समझ में नहीं आएगा कि हेड कहाँ है, बॉडी कहाँ है। आदमी मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको याद रखने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए, और कोई फायदा नहीं है इस आदमी को बनाने का। बाकी मेन तो ये स्कोप ही है जिसका पहला स्टार्टिंग जो भाग है वो हेड कहलाता है। हेड में इनिशियलाइजेशन हो सकता है, जहां डिक्लेरेशन होता है वो उसी के साथ तो इनिशियलाइजेशन होता है। तो कुंज बिहारी हेड के अंदर डिक्लेरेशन हो सकता है तो इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन का रूल यही है कि डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन के साथ में चलो, तो डिक्लेरेशन ऊपर आएगा तो इनिशियलाइजेशन भी आ सकता है। हटा लो दोस्त, आपने कभी जावा का कोई एग्जाम दिया है? ऑरेकल सर्टिफाइड, ओसीजेपी, ओसीएपी। चलिए, जावा का कोई एग्जाम होता है और वो एग्जाम अगर आप लोग क्लियर कर लें और आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप लोग किसी कंपनी में दे देना, वो आपको जॉब तो वैसे ही ले लेगा, ठीक है ना। और अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दे दिया तो अब वारे नहीं आ रहे, कम से कम 15-20 लाख का पैकेज तो मिल ही जाता है। तो वो बहुत गजब का सर्टिफिकेट होता है जावा का, ठीक है। तो जावा के सर्टिफिकेट जब आप लोग दोगे या तैयारी करोगे, आज नहीं तो कल तो कर ही लोगे भाई। जो लोग टेक्निकल है, जो लोग टीचर बन चुके हैं, वो 2-2:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में करने के लिए कुछ तो हो यार। अब सर्टिफिकेट करके रखा करो ताकि कब को कल को कोई फ्रीलांसिंग करनी हो या कुछ भी कोई कंपनी ज्वाइन करने की इच्छा हो जाए तो कर लो, बात खत्म। तो ध्यान से सुनिएगा, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों, बोलो वॉइड मेन, बोलो ए बी सी। यहां क्या लिखा हुआ है? प्रिंट ऑफ हाई। क्या लिखा हुआ है? यहां क्या लिखा हुआ है? इंटीजर ए बराबर 5। यहां लिखा हुआ है इंटीजर बी बराबर 6। वो आपसे पूछेगा किस लाइन में एरर है, ए में, ए बी में, बी सी में, ए में, ऐसा पूछेगा। वहां एग्जाम का पैटर्न ये रहता है, फिक्स होता है उनका। वो आपको बहुत हो सकता है 2 लाइन में एरर हो सकता है 1 में एरर हो, तो वो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देता है। ए बी सी, सॉरी ये तो मैं लिखूंगा नहीं, 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे दिए। तो यहां पर लिख दिया ओनली इन ए, ओनली इन बी, ओनली इन सी, ओनली तो नहीं आएगा, बी एंड सी। एरर किस में है? एरर किस में? इस तरह का पैटर्न रहता है, लेकिन अपने एग्जामों में ये पैटर्न आता नहीं है। पर इस बार मैं सोच रहा हूं कि आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ये पैटर्न बड़ा अच्छा होता है। तो स्टूडेंट तो क्या करते हैं, आधी बार कहते हैं साहब ये कोडिंग में ये आ ही नहीं सकता एरर, पर ये कोडिंग का भाग नहीं, वो तो आपको लाइनों को बता रहा है कि भैया ये लाइनें हैं, किस लाइन में एरर है। तो आपको साहब यहाँ पर एरर किस लाइन में है, ये ठीक है, और ये हमारे यहाँ डिक्लेरेशन है, ये हमारी नॉर्मल कॉलिंग है, कॉलिंग के बाद में डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ एरर है। तो बताइए आंसर क्या होगा? सी। तो वहां बैठकर कई स्टूडेंट में जब ये सॉल्व करते हैं तो मुझे कहते हैं साहब कोडिंग में आप a.int लिख ही नहीं सकते। मैं कहता हूं यस, नहीं लिख सकता मैं a.int a ऐसा। पर क्या ये कोडिंग में लिखा गया है या थ्योरी में आपसे वो पूछ रहा है? थ्योरी में पूछ रहा है कि ये लाइन नंबर दे रहा हूं, तुम बताओ कि किस लाइन में एरर है। क्या यहां तक ओके है? लिख लो एक पैटर्न ताकि आपको याद रहे कि ऐसा भी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। क्या आते हैं? वो एक लाइन छोड़ देगा। क्या कर देगा? एक लाइन छोड़ देगा, पूछेगा कि इसके लिए सुटेबल लाइन कौन सी होगी, नीचे 4 लाइनें दे देगा। क्या मैं एक क्वेश्चन देकर दिखाऊं आपको, ताकि आपको पता चले कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे कि हमारे ओसीए और ओसीजेपी में आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, जावा का कोर्स कहां से करें? क्या कैमरे में मैं आपको नजर नहीं आ रहा है? डेढ़ सौ तो नहीं,
तो विश्वास रखिएगा, मैंने अपने जो मैक्सिमम फीस रखी है वो 150 से कभी ज़्यादा रखी नहीं आज तक मैंने किसी भी कोर्स की। 10 रुपये, 5 रुपये, 25 रुपये ऐसे। एक बार 250 रखी, को किसी ने खरीदा ही नहीं आज तक। एक स्टूडेंट आकर कहता है साहब थोड़ा कोर्स सस्ता कर दो, बहुत महंगा है। जानते हो उसके हाथ में आईफोन था। वो हमारी की देखो बात पैसों की है ही नहीं, बात है हमारी नीयत की, हमें क्या कम कराने की आदत है, नेगोशिएशन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, पैटर्न। एक और पैटर्न आता है, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। घुमा के दूं या ऐसे दे दूं? ये मैं पढ़ा चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे। क्या आपको ये साफ तो दिख रहा ना दोस्त? नहीं दिख रहा? तो मैं यहां पर लिख दूं, आपको साफ दिखेगा। क्योंकि बाद में मुझे ये बहाना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि सब दिख नहीं रहा है मुझे, तो पहले ही मैं साफ कर देता हूं। अभी क्वेश्चन लिखना मत दोस्त, पहले मुझे लिखना तो पूरा। अभी यहां पर भी मुझे कुछ लाइनें लिखनी है, उससे पहले मैं आपको कुछ लिख कर दे देता हूं। कॉमा सही लगाना, ठीक है ना। साथ साथ बोलिए, प्रोग्राम के आउटपुट के लिए, या फिर यू लिखो, अगर आउटपुट अगर आउटपुट अगर आउटपुट 50 है तो सही लाइन होगी। तो हमें पहले ही पता है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, 50। अब मैं इनमें से कौन सी लाइन लिखूं कि ए की वैल्यू 50 सेट हो जाए? और थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूं। बहुत प्यारा लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक इस लेवल के क्वेश्चंस कंपटीशन में शुरू नहीं हुए। ये सर्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा गया है। आपको पहले ही पता है कि मेरे एक की वैल्यू 50 छप रही है, प्रिंट एफ का आंसर 50 है, बोले तो एक की वैल्यू 50 है। और वो कौन सी लाइन है जिसकी वजह से एक की वैल्यू 50 सेट हो रही है? चलो नियम देख लें, आपका रिवीजन हो जाएगा और मेरा आपका एक क्वेश्चन लिखना हो जाएगा। आपको याद है वो चीज? बोलो, ये मैं पढ़ा चुका असाइनमेंट में। बोलो, कॉमा चीजों को क्या करता है, सेपरेट। बोलो, पहला आइटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें से तो ये चलेगा तो ए की वैल्यू क्या सेट हो रही है? ये तो अपना ऑप्शन हो नहीं सकता दोस्त। अब बताइए यहां पर कितने आइटम है? बोलो, कॉमा अलग करता है। बोलो, पहला आइटम,
पहला आइटम, दूसरा, तीसरा। तो जैसे आपने पहला आइटम ले लिया ना, तो वैसे हम भी यहां पे पहला आइटम लेंगे, है ना, कॉमा की बात वाली चीज छोड़ देते हैं। पर पहला आइटम के अंदर वापस ब्रैकेट आ गया, तो बताइए ब्रैकेट आने पर किसको मानते हैं? तो ये लाइन लिखोगे तो एक की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 30। ये भी नहीं वैलिड। अब देखें, बोलो पहला आइटम, दूसरा, तीसरा, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ये चलेगा। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी सेट हो रही है? 10। ये भी नहीं चाहिए। अब यहां पर कितने आइटम है? 2, पहला और दूसरा, इसका तो कुछ करना नहीं है, ये चलेगा। और जब ये चलेगा और ब्रैकेट है तो लास्ट वाला माना जाता है। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आंसर आएगा डी। क्या आपको ये चीज ओके लग रही है? तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। अगर वेरिएबल में ऐसा लिखा गया है 1 2 3, तो बताइए वेरिएबल की वैल्यू क्या कंसीडर की जाती है? और वेरिएबल में लिखा गया है 1 2 3, तो 3 कंसीडर की जाती है। अब मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं। बोलो 1, बोलो 1 2 3, चलो 1 2 3। तो बताइए क्या ये पहली वाली फॉर्म नहीं बन रही, कॉमा वाली? जैसे ये आपका पहला हो गया, फिर ये और ये, यहां पर 2 हो गए, 1 और 2। अब इसमें भी कौन आएगा? 2 आएगा। क्या आप लोग संभाल लोगे इसको? ये करवाया था हमको, बस एक बार रिवीजन कर लो और इस तरह का क्वेश्चन लिख लो। उम्मीद तो नहीं है मुझे कि इस तरह के क्वेश्चन वो लोग देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। पर ठीक है, आपको एक बार पैटर्न समझाना था कि ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न बनते हैं। बहुत अच्छे, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, बहुत बहुत बढ़िया दोस्त, सही आंसर दिया है आपने। इसी बात पर जो ऑप्शन ए है वहां वैल्यू 10 कंसीडर होगी, बी ऑप्शन में 30 कंसीडर होगी, सी में 10 कंसीडर होगी और डी के अंदर 50। तो अगर मैं डी वाली लाइन यहां भर दूं, यहां लिख दूं डी वाली लाइन, तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर 50 आएगा। तो जो खाली जगह छोड़ी गई है उसमें कौन सी लाइन भरने के लिए बोल रहा था? वो डी। उसने पहले ही बोला कि मुझे तो भाई 50 चाहिए आंसर में, तो ऐसी कोई लाइन बताओ जिसमें ए की वैल्यू 50 हो रही है और जो मैं यहां लिख सकूं। तो वो भैया डी वाली लाइन है। चलो, करण ने क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है करण। अभी हम लोग आपका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले एक बार ये लिख लो। क्या डालू मैं? कितने दोस्त लिख रहे हैं? चलो, तो करण वाला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। पर करण ने साथ में ये भी लिखा है कि सर जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को अंतिम बार आइजैक न्यूटन ने सॉल्व किया था, उसके बाद में किसी ने सॉल्व नहीं किया। करण का कहना है कि साहब आइजैक न्यूटन के अलावा कोई सॉल्व ही नहीं कर सका। चलिए, अब आप पर है दोस्तों पूरी मानवता का भार, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? छोटा सा चैलेंज है, प्रिंट एफ। आपको ए का मान पूछा जा रहा है। किसका मान? ए का मान। ठीक है ना? ए यहां से आपको पूछा है, लेकिन सारी लाइन इस पर टिका हुआ कि ए का मान क्या होगा। तो करण ने कहा है कि साहब किसी जमाने में ये लिखा था, ध्यान से देखियो लल्ला,
बोलो 1 2 3 1 2 3 कॉमा 5 कॉमा 12 13 14। अच्छा पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं। चलो क्या यहां तक ठीक है? अब सही है? तो मुझे बताओ ब्रैकेट की केस, चलो मैं क्यों बताऊं, आप बताओ क्या आंसर आएगा। दो वे ऑप्शन दे दूं मैं आपको, ऑप्शन आएगा या तो 3 या आएगा 14। 14 या 3? तो बताइए क्या आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है? ब्रैकेट में पहला भाग लेते हैं या दूसरा या अंतिम? ये है अंतिम भाग। अंतिम में भी कौन सा लेना है? अंतिम भाग। यही तो कह रहा है ब्रैकेट कि अंतिम भाग लो। तो इनमें 3 भाग है, 1 2 3, 3 में से अंतिम भाग पकड़ लो और अंतिम का भी अंतिम। कौन होगा देखते हैं। बाकी मुझे तो पता नहीं है आंसर कितना आ गया। जो आपको डर लग रहा है वो डर मैं एक बार मिटा देता हूं, क्योंकि वो पुराना आउटपुट था CLR SCR। अब ठीक लग रहा है? अब एकदम सांस आ गई, वो एकदम आसान लगी, जीरो कैसा आ गया। वो तो पुराना आउटपुट था, मैंने साफ नहीं किया, पुराने के साथ ही लिख दिया था, तो आपको जीरो वाला दिख रहा था। चलिए बहुत अच्छा लगा दोस्त। एक क्वेश्चन और है जनकपाल का, पाइथन का कोर्स कहां से करें? जहां से आपकी इच्छा हो वहां से कर सकते हैं। जहां से इच्छा हो करो, मैं कब कह रहा हूं मुझसे करो, जहां से इच्छा हो वहां से करो। क्या ये दोनों लॉजिक सही है? हम लोग यहां पर असाइनमेंट सीख रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले तो मैंने सिंपल सीख लिया, ये वैल्यू डालता है। फिर मैंने इनिशियलाइजेशन सीख लिया, और इनिशियलाइजेशन के साथ साथ हमने बॉडी वाला रूल भी सीख लिया। क्या यहां तक ओके लग रहा है दोस्त? पक्का? अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट। क्या आप लोग अगला कॉन्सेप्ट करें? तैयार हैं आप लोग? भारी दें या हल्का दें? दोनों चल जाएंगे। अब दो ही कॉन्सेप्ट मोटे मोटे बच्चे हैं और दोनों ही तगड़े हैं, पहले कोई भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। या पहले छोटा सा एक, हाँ छोटा वाला करवा देता हूँ। आज कितना टाइम बचा हुआ है? ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों, बहुत सावधानी से सुनना है, अभी टाइम है अपने पास में, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट अब हमारे सामने, मेरे हिसाब से तीसरा हो चुका है, तो चौथा लिखना ना। चौथा कॉन्सेप्ट हमारा सबका प्रिय है और मुझे शायद इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एग्जाम में आएगा। जैसे ही मैं लिखूंगा आप लोग समझ जाओगे कि ये हमारे एग्जाम में आएगा। क्या है ये? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आपने पक्का क्वेश्चन देखा होगा, एक भी पेपर देख लो इसमें जरूर छपता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये मैंने छुड़वा दिया था ये बोलते हुए कि ये भैया वेरिएबल के साथ काम करते हैं, तो जब वेरिएबल आएगा तब हमको पढ़ा दिया जाएगा। क्या आपको ये याद आ गया ना? तो अगर इतना याद आ गया तो मुझे बताइए ये दोनों कैसे ऑपरेटर है? लॉजिकल है, रिलेशनल है, अरिथमेटिक है, बिटवाइज है? अरिथमेटिक है, बहुत बढ़िया। दूसरा, ये अरिथमेटिक में कौन सा है? यूनरी अरिथमेटिक है या बाइनरी? तो साथ साथ बोलो, यह यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसका मतलब ये, इसको काम करने के लिए दोस्त कितनी वैल्यू चाहिए? एक वैल्यू चाहिए। क्या आप लोग कर लोगे इसको? कितनी वैल्यू चाहिए? एक। इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट का काम है इंक्रीज वैल्यू। क्या काम है? बाई 1। फिक्स है, इंक्रीज वैल्यू बाई, ये वैल्यू को कितने से बढ़ाता है? 1 से। माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट होता है, और डिक्रीमेंट का मतलब है डिक्रीज वैल्यू बाई 1। इसका मतलब है कि जब भी ये आएगा तो आपकी वैल्यू कितने से घटेगी? 1 से। तो इंक्रीमेंट 1 से वैल्यू बढ़ाता है और ये 1 घटाता है। बहुत टफ होने वाला है,
गलत पर गलत करोगे आप लोग। यहां के सारे बैच बहुत दुखी है इस टॉपिक से, पर मैं कहता हूं इससे आसान कुछ भी नहीं है अगर आप छोटी सी बात को पकड़ लेते हो। ध्यान से सुनना, वो बात क्या है। इसका क्वेश्चन बच्चों वाला हो जाएगा अगर एक बात ध्यान से सुनी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा रहा हूं, मेरे लिए शब्द नहीं है। तो 1008 से ऊपर क्या होता है? 2016 होता है, समझ गए? साथ साथ बोलो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का रिजल्ट कंपाइलर टू कंपाइलर बदलता है। बोले तो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। मैं आपको जो भी करवा रहा हूं टर्बो पर, अगर आपने वही इक्वेशन किसी और जगह लिखी तो वहां पर आंसर अलग आ सकता है। इसका आंसर फिक्स नहीं होता, ये कंपाइलर टू कंपाइलर है, इसका आंसर बदलता है। पर मैं आपको दुनिया के सारे कंपाइलर पर आंसर इसको निकालना सिखा सकता हूं, चाहे नया हो चाहे वो पुराना हो, आप उसका आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर आप जब भी इसका क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन में लिखा आएगा कंपाइलर डिपेंडेंट या कंपाइलर टू कंपाइलर बदलता है, तो आपका आंसर यही टिक करना है। टर्बो पर मैं जो सिखा रहा हूं वो किसी नए कंपाइलर पर नहीं चलता। तो मैं आपको एक की जगह दोनों ही सिखा दूं तो चलेगा कि साहब इस पर कैसा चलेगा, उस पर कैसा चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में कि फलाने का आंसर क्या है, तो टर्बो के हिसाब से अलग आंसर आएगा, नए के हिसाब से अलग आंसर आएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे साहब किसको टिक करें। तो मेरे हिसाब से किताबों में, मेरा मानना है, मैं फिक्स नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड मेरी बात मानेगा, पर मेरा यह मानना है कि किताबों में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में जब सी आया करती थी, अब तो बंद होगी, अब तो पाइथन है, उस समय उन्होंने टर्बो दिया था। तो कल को कुछ भी हो जाए लफड़ा वफड़ा, तो अपन उनके मुंह पर उन्हीं की बुक दे सकते हैं कि साहब आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्या कहते हो? अगर आपने नया वाला लिख दिया, क्या लिख दिया, तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे बोर्ड को। ये मेरा मानना है, बाकी जैसा आपका मानस है, क्योंकि आपकी उम्र भी मेरी बराबर ही होगी कुछ लोगों की, तो मैं आपको ऊपर नहीं डाल रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसका आंसर टर्बो ही लिखना है, क्योंकि मैं और आप दोनों ही कंफ्यूज है, क्योंकि इसका आंसर दोनों जगह अलग आ रहा है। तो सही किसको माने? अगर आप मेरी बात मानो तो मैं तो नया वाला चूज करता हूं, क्योंकि मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे तो नई चीजें पसंद आती है। जो चीज बदल गई वो हमारे लिए काम की नहीं। पर बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड कहेगा सब बुक में लिखा है क्या? तो कह देना हाँ सब बुक में तो पुराना वाला लिखा है, वही दे देना टर्बो वाला। क्या कहते हो आप, ठीक रहेगा? ये पहले अपन लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि अपन को किस हिसाब से आंसर देना है। नए बोले तो ऑनलाइन कंपाइलर जितने भी नए लेटेस्ट हैं, और एक है टर्बो बहुत पुराना है। मुझे तो लगता है टर्बो के हिसाब से देना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि वो किताब में दे रखा है उसका। अगर आप लोग मुझसे प्रूफ मांगोगे तो मैं पकड़ा दूंगा, पर नया का प्रूफ मांगोगे तो मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा। पर बोर्ड कहेगा कि नहीं, ये नहीं है, किताब में होना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए आप लोग तैयार रहना। और अगर ऑप्शन में आ गया कंपाइलर डिपेंडेंट, तो अपन तो क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन दिखा कोडिंग में, नीचे ऑप्शन चेक करो, कंपाइलर डिपेंडेंट टिक करके आ जाना। 5 से 6 बार ये हो चुका है मेरे पास। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है पेपरों में जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आते ही आता है, जिसमें ऑप्शन में क्या दे दिया, कंपाइलर डिपेंडेंट। हम लोग बच गए, ना तो नए के हिसाब से ना पुराने के हिसाब से। कंपाइलर डिपेंडेंट तू जाने तक हम जाने, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, बिना पढ़े ही आप लोग आंसर दे सकते हो क्वेश्चन का। लेकिन गड़बड़ उस दिन होगी जब ये ऑप्शन में नहीं होगा कंपाइलर डिपेंडेंट, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मेरे सबसे समझ गए आप लोग ये चीज? तो इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, ध्यान रखना। आप चाहे तो उसको कुछ भी करें, कैसे भी करें, ये आप लोग कभी मत बोलना। तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। कि आपको इतना सा समझ में आ गया? चलो अब एक और थ्योरी वाला चीज खत्म कर लेता हूं, फिर मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। बोल लो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लिखने के 2 तरीके हैं, प्री पोस्ट। प्री का मतलब क्या है? जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहले आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, प्री। और जब ये वैल्यू के बाद में आते हैं तो पोस्ट। वैसे दोस्त, यूनरी ऑपरेटर कभी बाद में नहीं लिखा जाता, एक भी यूनरी ऑपरेटर बाद में नहीं लिखा जाता। जो बाद में लिखा जाता वो हमेशा क्या होता है, बाइनरी। पर ये स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस है। तो अब आपके दिमाग में भी है कि साहब इसकी वजह से वैल्यू 1 से बढ़ेगी, इसकी वजह से भी वैल्यू 1 से बढ़ेगी।
तो दो अलग अलग क्यों बनाए, एक ही बना लेते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? अगर दो बनाए तो दोनों में फर्क तो है, वो फर्क आप लोग समझ लीजिएगा। तो मेरे साथ साथ बोलिए, सी में सारे यूनिटरी ऑपरेटर कैसे होते हैं? इकलौता यही ऑपरेटर है दोनों जो क्या हो सकते हैं, प्री और पोस्ट, वरना हमेशा ये प्री चलते हैं यूनिटरी। ये बाद में भी आ रहा है लेकिन यूनिटरी बना हुआ है, ये इसकी खास बात है। और ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है, दोनों का मतलब सेम होता तो कोई बनाता भी नहीं, इन दोनों का फर्क पड़ेगा, अलग अलग आंसर आएगा, वही आपको कंफ्यूज करता है। क्या यहां तक ठीक है? तो क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं? तो पहले एक बार थ्योरी लिख लो, एग्जाम में थ्योरी आएगी नहीं, फिर भी आपके नॉलेज के लिए चाहिए। ये एक यूनिटरी अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, एक एक लाइन को सावधानी से सुनना और बहुत सावधानी से पढ़ना दोस्त। अगर कोई पुराना स्टूडेंट यहाँ बैठा है जो किसी बैच में मुझसे पढ़ चुका है, मैं वादा करता हूं उसको भी ढंग से नहीं आ रहा है। पढ़ाने वाला मैं ही हूं और इस टॉपिक में मैं अपने ही स्टूडेंट पर भरोसा नहीं कर पाता। और दिक्कत यह है कि आपको पता है और मुझे भी पता है कि एग्जाम में ये आते ही आते हैं, तो समझ लेना, गलती मत करना। और मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, वो फॉलो करोगे तो 100% आपका आंसर सही निकलेगा, चाहे नया हो कंपाइलर, चाहे कंपाइलर पुराना हो टर्बो वाला। पहले मैं आपको टर्बो के हिसाब से सिखाऊंगा, फिर नए के हिसाब से सिखा दूंगा। तो पहली लाइन आपको सिर्फ ये समझा रही है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। दूसरी लाइन आपको ये कह रही है कि इंक्रीमेंट एक से वैल्यू बढ़ाता है और डिक्रीमेंट एक से घटाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कहता है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो आंसर है वो कंपाइलर टू कंपाइलर बदल रहा है, मतलब कंपाइलर पर डिपेंड करता है। तो जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आवेगा और ऑप्शन में ये कंपाइलर डिपेंडेंट दिखेगा तो टिक करना है, सॉल्व नहीं करना है। हटा लू दोस्त? तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो वारे न्यारे है, ऐसा क्वेश्चन जो 1 सेकंड में खत्म हो रहा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन देगा कंपाइलर डिपेंडेंट, टिक कर ला, खत्म। दिक्कत आएगी जब कंपाइलर डिपेंडेंट लिखा नहीं, तब तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम लोग दो तरह से सॉल्व करके देखेंगे। कितनी तरह से? टर्बो के बोले तो पुराने के हिसाब से और नए के हिसाब से। आगे बढ़ लू दोस्त? सबने लिख लिया? हालांकि यह कहा जाता है कि केवल यूनरी जो है, सारे के सारे यूनरी पहले लिखे जाते हैं, पर ये इकलौते दोनों हैं जो बाद में भी आ सकते हैं, पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है और दोनों का अलग अलग इफेक्ट आएगा, तभी तो दो बनाए हमने। क्या किसी दोस्त को कुछ और पूछना है इसमें से? ये सिर्फ बातें कहने वाली है सारी, प्रैक्टिकल करेंगे तो मजा आएगा। शुरू करूं? पक्का? अब मैं और आप दोनों ये चाहते हैं कि टॉपिक जल्दी खत्म हो, ईमानदारी से बताना और सही से खत्म हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा एक काम करना है, बोलना है। हम में से मैं अभी भी जानता हूं कि कई लोगों को बोलने में तकलीफ है, वो टीचर के साथ में रिपीट नहीं करते, उनको ऑड लगता है, अटपटा सा लगता है। पर मेरा विश्वास रखिएगा, बिना बोले ये सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी भी। एक सॉल्व कर लो कि क्वेश्चन, दो सॉल्व करोगे, 32 क्वेश्चन में फंसा जाओगे। दूसरा, दो काम करोगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। दूसरा, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? और एग्जैक्टली सेम बनाना जैसे मैं बना रहा हूं।
अगर मैंने कहीं पर डब्बा बनाया है बॉक्स, तो आपको बॉक्स बनाना है। मैंने सर्कल बनाया, तो अगर आपने अपने हिसाब से चले तो दोस्त ये इतना कंफ्यूजिंग है कि आपके दिमाग को उल्टा सीधा कर देगा। फिर बाद में चाहे मैं कितना भी समझाऊं, फिर आपका दिमाग सही नहीं हो पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ही बेकार की चीज है। बैठे, वो कहते ना समझ में आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं है, बोली बात है। सच में ये बैठ गया तो दिमाग में बैठ जाएगा, मतलब दिल में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। नहीं तो एक बार अगर ये बिगड़ गया तो इसको कोई सही नहीं कर पाएगा। ये इसी की यही दिक्कत है इस टॉपिक की। तो क्या मैं शुरू करूं? तो मैं पहले आपको करवा रहा हूं ओल्ड कंपाइलर पर। किस पर करवा रहा हूं? या आप लोग मुझे कह सकते हो कि मैं किसके हिसाब से करवा रहा हूं? टर्बो C++ के अकॉर्डिंग। क्या सॉल्व कर रहे हैं इसको? ठीक है। और एक मैं आपको सिखा दूंगा नए के लिए। बोलो, टर्बो पर हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को सॉल्व करने के दो सिचुएशन है। दो कितनी सिचुएशन आएगी टर्बो पर? नए वाले में एक ही सिचुएशन आती है, तो टर्बो पर कितनी सिचुएशन आती है? दो। तो पहला केस बोलो, जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रिंटफ से बाहर हो। प्रिंटफ से, और दूसरा क्या बनेगा? जब प्रिंटफ के अंदर हो। बस ये दो केस बनते हैं। कर रहे हैं हम लोग? तो जब ये प्रिंटफ से बाहर होगा तो आपको एक नियम यूज करने पड़ेंगे। कर लोगे नियम? तो ये रूल याद रखिएगा, ये रूल बोलिएगा, यही आपको बोलना है। बोला सब साथ साथ बोलना, धीरे धीरे बोलना, अच्छे से बोलना, और गलती मत करना जो मैं बोलूं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब प्रिंटफ से बाहर हो, उसको सॉल्व करने के लिए तीन रूल अप्लाई होंगे। पहला, सॉल्व ऑल प्री फर्स्ट। बताइए इसका मतलब क्या है? सारे प्री चलाओ, सॉल्व करो। सारे प्री, कहीं भी किसी भी कोने खोपचे में घुसाओ, पहले हो, बीच में हो, लास्ट में हो, सारे प्री पकड़ कर खत्म कर देना। एक भी प्री बच गया तो आंसर उल्टा हो जाएगा। तो पहला नियम कहता है सॉल्व ऑल प्री, सारे प्री खत्म कर लेना दोस्त। प्री चलाना है, प्री चलाओ, प्री चलाओ, प्री चलाओ। अगर एक भी प्री नहीं बचे, फिर आप लोग करोगे असाइनमेंट सॉल्व। क्या करोगे? फिर रखोगे पुट वैल्यू एंड सॉल्व असाइनमेंट। तो पहला काम क्या है? बोलो, मैं हिंदी में बोलते हैं, बोलो, सारे प्री सॉल्व करो। नंबर 2, वैल्यू रखो, असाइनमेंट सॉल्व करो। लास्ट में चलेगा सॉल्व ऑल पोस्ट लेटर। इसका मतलब क्या है? असाइनमेंट चल जाएगा ना, उसके बाद में पोस्ट को चलाना है। क्या आपकी किडनी धड़क नहीं रही है? मेरी धड़क रही है आज पहली बार किडनी। कि आपसे ये, आधे लोगों से ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो बोल नहीं रहे, पता नहीं किस सोच में टूबे में फंसोगे। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर देख लो आज की क्लास में, कसम खा लो। मैं नहीं बोलूंगा, फिर समझ के दिखा सकता हूं मैं। तो ये पूरा टॉपिक आप लोग बिना बोले, बिना डायग्राम के सॉल्व कर ही नहीं सकते। कर लोगे तो एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा कुछ नहीं। फिर मुझे बोलोगे सर मैंने बिना डायग्राम के सॉल्व किया, फिर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो कभी नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि मैं टफ से टफ क्वेश्चन दे सकता हूं, पर मैं सारे सॉल्व कर लूंगा और बाकी वो लोग भी सारे सॉल्व कर लेंगे जो दो चीजों के लिए तैयार है, बोलने के लिए और डायग्राम के लिए। तो बोलना आपको आ गया। गलती कहां होगी मैं आपको बताता हूं। लोग क्या करते हैं, पुराना बैच, एक प्री सॉल्व करता हूं, वैल्यू पटक देता है। क्या करते हैं वो? एक प्री को सॉल्व किया, वैल्यू रख देते हैं। बोला सर गलत आ रहा है। तो मैंने कहा पहला रूल क्या है कि सर सॉल्व ऑल प्री। मैंने कहा आपने क्या किया? सर प्री सॉल्व कर लिया। मैं कहा बाकी वाले प्री भूल गया। आगे सारे प्री सॉल्व करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, सारे प्री सॉल्व करो, टिक 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 टिक। इसलिए डायग्राम बहुत जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि ये सॉल्व हो चुका है। कई स्टूडेंट कहते हैं ये चूक गया, ये छूट गया। अब छूटा क्यों? क्योंकि आपका डायग्राम सही नहीं है। क्या कर लोगे इतना सा?
चलिए अब इतना समझा लिया, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। इससे ज्यादा तो बस ये है कि मैं अपने पानी में हाथ में पानी लेकर 2 छाटे मार दूं आपके, और कोई ऐसा वरदान दे दूं कि आपके दिमाग में घुस जाए। आप ही अपने आप की हेल्प कर सकते हो दोस्त। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पर याद रखना, सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा। रूल अच्छे से लिख लेना और ऑल पर गोला मार देना, क्योंकि पिछला बैच ऑल में फंस गया था। वो पूरे सॉल्व करते ही नहीं है, आधे में ही अपना सेकंड स्टेप चला लेते हैं। अगर ऐसा करोगे तो नहीं होगा सॉल्व। सारे प्री सॉल्व करें। और लड़कियों से विशेषकर निवेदन है, आप अपनी कॉपी को साफ सुथरा रखने के चक्कर में काटा पीटी नहीं करोगे, फंस जाओगे। जितना हो काटा फीसी कर लेना, जितना मैं काटू उतना आप ही काटेगा। अगर आप, कई लोग होते हैं सब कॉपी गंदी हो जाएगी, उस चक्कर के अंदर वो अपना दिमाग गंदा कर लेते हैं, कचरा भर लोगे कॉन्सेप्ट की जगह, अगर आपने कॉपी गंदी नहीं करी तो प्लीज सभी लोगों से निवेदन है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कई सालों बाद में, कई बैचेस पढ़ाने के बाद में मुझे लगा कि ऐसा कराऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। और अगर मान लो फिर भी आपके कोई कमी रह गई हो, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मुझे बुलाकर प्लीज पर्सनली पूछ लेना। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में तो आता है, हमें आता हो चाहे नहीं आता हो, एग्जाम में तो आता है। क्या मैं शुरू करूं? और बड़ी बड़ी किताबों में इसको गलत ढंग से समझा रखा है। मेरे हिसाब से आपने जिस ऑथर की किताब कॉलेज में पढ़ी होगी, मैंने उनको सजेशन भेजा है इस टॉपिक को लेकर, रिटर्न में सजेशन भेजा है कि सर यहां पर आपने जो समझाया है वो इस केस में काम नहीं करेगा। बहुत मेहनत करी है मैंने इस टॉपिक पर समझने के लिए, क्योंकि दिखता कुछ है नहीं, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके पीछे की तरफ क्या हो रहा है वो समझना होता है। तो इंडिया में जितने भी कॉलेज है जो वो बुक फॉलो करते हैं ना, जो बहुत बड़े प्रोफेसर है चेन्नई यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको तक मैंने सजेशन दे रखा है कि चलो साहब ये वाला आप इसको ऐसे करना सर, ये सही बैठेगा, नहीं तो जो आपने बताया वो नहीं होगा। उसमें भी ये रूल नहीं लिखा हुआ है, ये रूल सब मेरे बनाए हुए हैं। तो बहुत अच्छे से कर लियो दोस्त, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। जो खुद बनाते हैं ना काफी मेहनत के बाद में। चलिए क्या मैं एग्जाम्पल शुरू कर दूं? कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको उसका रिप्लाई करना है, आंसर बताना है, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, मैं कैसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं एक एक लाइन चलाता हूं। सबसे पहले ये लाइन चलाई, तो अब आप लोग बोलना शुरू करिए। बताइए यहां पर कौन बनेगा? ए। उसकी वैल्यू कितनी? 5। ये डायग्राम जरूर बनाना, जितनी बार आप ये सॉल्व करो ये डायग्राम जरूर बनेगा सारे के सारे। फिर आपको यहां पर पहचानना है कि प्री कौन पोस्ट कौन। मेरी आदत है कि मैं प्री के आगे गोला लगाता हूं और पोस्ट के आगे क्या लगाता हूं? इस क्वेश्चन को मैं और बेहतरीन बनाना चाहूं तो मैं यहां पर थोड़ा सा मैं और लंबा कर लेता हूं क्वेश्चंस को। ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए, ठीक है ना भाई? तो दूसरा स्टेप देखिएगा। पहला स्टेप है कि आपको ये वेरिएबल बनाना है। इस लाइन को जब पढ़ने बैठो तो याद रखिएगा, प्री के लिए क्या लगा लो और पोस्ट के लिए ये क्या है? गोला या स्क्वायर? ये क्या है? ताकि मुझसे कुछ छूट ना जाए, क्योंकि जल्दबाजी में हमारी आंखें पहचान नहीं पाती कि प्री कौन सा पोस्ट कौन सा है। क्या आप आगे बढ़ू मैं? ठीक है, अब रूल बोलो आप मेरे लिए। सॉल्व ऑल प्री फर्स्ट, सारे प्री खत्म करो। चलिए शुरुआत यहां से करता हूं। क्या ये प्री है? इसके चलेगा तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? तो 5 की जगह क्या हो गया? इसको ऐसे पूरा काटना। क्या प्री चलाना आसान था? क्या किया मैंने? ये काटा मैंने ताकि मुझे चूक ना जाए मुझसे। काटा तो ये चल गया, चला तो वैल्यू क्या होगी? 5।
अब जो भी 5 की क्या होगी 6, 5 को काट लेना, अब 5 का अस्तित्व खत्म हो गया। क्या मैं वैल्यू रख दूं या और बचा हुआ प्री? चला दूं मैं इसको, काटा तो कितनी हो जाएगी 5। क्या आपका पहला स्टेप कंप्लीट? और कोई प्री बाकी है? पक्का? अगला स्टेप क्या है? वैल्यू रखो। किसकी वैल्यू रखूंगा मैं? बताओ, एक की वैल्यू कितनी है? प्लस का प्लस। एक की वैल्यू कितनी है? प्लस का प्लस। एक की वैल्यू कितनी है? प्लस का प्लस। एक की वैल्यू कितनी है? ये इसके नीचे एरो बना देना। अब बताइए यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए। 5, 10, 15, 20। ये क्वेश्चन कैसे बन गया? ऐसे बन गया। बताइए इस लाइन का मतलब आपको आता है? एक को 20 में डालना है, 20 को ए में डालना है? एक की वैल्यू क्या हो गई? 20। ठीक है, अब क्या करना है? पोस्ट चलाना है। चलाऊं पोस्ट? चलाऊं उसको? ये चलेगा तो बताइए एक की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? कितनी हो जाएगी? और ये चलेगा कितनी हो जाएगी? 20। क्या आपको ये पूरा समझ में आ गया? पक्का? वापस सॉल्व करूं या हो गया? गलती कहां होगी मैं आपको बता देता हूं। आप में से कई लोग गोला या स्क्वायर नहीं बनाएंगे। दूसरा, वो वैल्यू को ऐसे काटना पसंद नहीं करते, वो ऐसे करते हैं नीचे हल्का से। फिर बाद में जो वैल्यू पकड़नी होती है वो पहले वाले पकड़ लेते हैं। जब मुझे पहले वाली वैल्यू दिखती नहीं तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मुझे तो कोई पहली वैल्यू दिखी नहीं, जो दिख रही वही पटकना है मुझे। और तीसरा, मैं काटता रहता, जो चल चुका है उसको काट लो, फिर लास्ट में एक बार नजर लगा लेना कि भाई कोई बस तो नहीं गया, सब कट गया, खत्म बात। जैसा हो रहा है होने दो। प्री और पोस्ट का इफेक्ट यहां आएगा, ये वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाता घटाता है। और तीसरा जो 20 वाला स्टेप नहीं है असाइनमेंट, उस समय वैल्यू रखी जाती है। क्या आप लोग सॉल्व कर लोगे? पक्का? कर देता, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाता, बिल्कुल। अब आप अगला क्वेश्चन आप लोग बना लेना मेरे लिए। जब तक आपको तसल्ली ना हो, सॉल्व ना हो, प्लीज आगे मत बढ़िएगा। मैं ये जरूर जानता हूं, आप भी जानते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे नहीं मुझसे, पर दोस्त अगर कोई टॉपिक मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है, उसमें आपको डाउट नहीं रखने। बाकी कभी कभी डाउट रखो तो मैं चला लूंगा। नहीं, एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि प्री पोस्ट एक की वैल्यू आएगी, आएगा। प्री पोस्ट एक साथ आ गए तो एरर, क्योंकि एक वैल्यू के साथ में एक ही लगेगा, या तो प्री लगा लो या पोस्ट। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा अपने पांव पकड़कर कि आप लोग प्लीज डायग्राम पर ध्यान देना, काटा पीटी करना, एक की वैल्यू जो बदल रही है वो बदलने देना, ठीक है ना? जो कट गई सो कट गई, वो वापस कभी यूज नहीं करोगे आप। आप लोग टिप्पो मत, आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करो और मेरे वाले तरीके से सॉल्व करो। जब आपका आंसर 20 आ जाएगा तो ठीक है, अगर 20 नहीं आया तो बोर्ड पर देखो, एग्जैक्टली कॉपी मत करो। तो आप अपने ही लेवल पर मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नहीं मैच हो रहा है मुझसे पूछ लो, और मैच हो गया तो फिर बोर्ड के ऊपर देख लो कि भी कैसे हुआ है सॉल्व। सर्कल जरूर बनाना है, एक की वैल्यू जरूर डब्बा बना लेना और काट लेना लास्ट में। जो जो चल चुका है वो काटते रहना, ठीक है ना? उससे गलती होने के चांस लगभग 0 हो जाते हैं। ठीक है दोस्त? तो कोई भी दोस्त जो कुछ पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है। आप लोग स्वयं सॉल्व करो, 20 नहीं आए तो मुझे बुला लो। और अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी तो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे।
क्या दोस्त मैं आगे क्वेश्चन दे दूं आपको? क्या आप लोग तैयार हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ वो मुझे बुला ले, और जिसका सॉल्व हो चुका है वो अपना अगला क्वेश्चन करते रहिए। मैं एक बार क्यों 10 बार समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है? मेरी तरफ से कभी आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि टीचर समझाता नहीं है, ये शिकायत तो कभी आएगी नहीं, मैं सच में गारंटी लेता हूं। आप में से कोई भले मेरी कोई भी शिकायत कर दो, पर ये कोई नहीं करेगा कि सर समझाते नहीं है। उल्टा ये शिकायत करते साहब मुझे आ गया, फिर भी आकर 2 बार समझा के चला गया बंदा, ये कह सकते हो आप। तो आप बेफिक्र है ना, नहीं समझ में आया तो मेरे लिए और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता रहूंगा, मैं बता दूंगा, जिसको नहीं आया वो मैं आ रहा हूं उसके पास से, ठीक है ना? तो बताइए ए की वैल्यू कितनी दे दी मैंने? 5, ठीक है ना भाई? ताकि 5, ताकि बोलने में आसानी हो। इक्वेशन में चेंज कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। सीधा ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त, प्रिंट एफ मेन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं मेन लिखने की जरूरत नहीं है, खाली प्रिंट एफ लिखिएगा, आपको मतलब इसी चीज से। क्या मैं आपको इक्वेशन दे दूं? ए इक्वल प्लस प्लस ए माइनस प्लस प्लस ए, खत्म। कोई कुछ बोलेगा नहीं दोस्त, जितने भी दोस्त का हो जाए ना वो शांत रहना। मैं यहां पर किसी को बोर्ड पर नहीं बुलाऊंगा, ना ही किसी से आंसर जानना चाहूंगा, जो भी है अपने पास रख लो, क्योंकि आप बोलोगे अगला बंदा आपको सुनकर गलत करेगा या सही करेगा। चलिए, इससे पहले वाला अगर किसी को समझना है तो बता। ना, ओ लाले,
लाली, ठीक है, मैं आ रहा हूं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। ओ लला, वापस देखिए, 2 या 3 बार मेहनत करेंगे, जो होना है वो हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर चाहे जो भी स्टूडेंट कर रहा है, मैं बस ये चाहता हूं कि पूरी क्लास का एक ही आंसर हो, चाहे वो सारे के सारे सही हो चाहे सारे के सारे गलत हो। मैं ये चाहता हूं सबको एक जैसा समझ में आए, उसके लिए मेहनत करेंगे। ध्यान से सुनना। पहला, इसका आंसर क्या आया है? किस किस की जीरो आया है? पक्का? कोई है जिसको जीरो नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे और आप दोनों को ही नहीं पता कि आंसर एक्चुअली में क्या है। तो जिसका जीरो आ रहा है या जिसका जीरो नहीं आ रहा है, तो जिसका भी नहीं आ रहा है, मान लो जीरो सही आंसर होगा, माइनस बना रहा है, ठीक है। देखो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो अभी मन से बनाया है, सॉल्व कर लूं, ठीक है। अच्छे से देखिए, हम लोग 10-10-15 बार सॉल्व कर लेंगे। शुरुआत कहां से? ए की वैल्यू कितनी? इक्वेशन चल गई, ए की वैल्यू छाप दूं तो 0 और -1 के अलावा कोई और आंसर है? नहीं है? ट्राई करें एक बार, चलो मैं भी ट्राई करता हूं। ओ लल्ला, मैं भी ट्राई करता हूं। ये देखिए, देख लो दोस्त, वापस करवा रहा हूं, छोड़ दो, अरे छोड़ दो। बताइए प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिए, आदत डाल दीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्या क्वेश्चन यही था? ए की वैल्यू क्या थी? प्लस प्लस ए, ये था, ठीक है। और इसके बाद में मुझे बस प्रिंट आउट करके ए की वैल्यू चेक करनी ना, तो मैं यहां से ए की वैल्यू चेक कर लूंगा। मैं अगर आपकी जगह होता तो सबसे पहले ये लाइन चलाता और ए की वैल्यू क्या कर लेता? 5। फिर मैं इसमें सबसे पहले ढूंढता क्या ये प्री है। पूरा लोग गोला लगाते, पूरा कभी गोला मत लगाना, इतना ही लगाना है। और ये क्या है? कोई पोस्ट है ही नहीं, नहीं है तो नहीं है सब। अब रूल लगाओ, सारे प्री सॉल्व। इसको सॉल्व किया तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। क्या मैं वैल्यू रखूं या अभी कुछ बाकी है? अभी कहानी बाकी है। ये चलाया, वैल्यू कितनी? 7 हो गई। और कोई प्री बाकी है? नहीं। अब मुझे क्या करना है? मान रखना है। ए का मान कितना? 7। ये क्या है? ए का मान कितना है? ये आगे क्या है? ए। 7 - 7 कितना आया? 0 किस में घुसेगा? ए की वैल्यू फिर बदल कर कितनी हो गई? तो जब मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या दिखेगा? 0। गुड। क्या एक प्रैक्टिस और कर ले? गलती कहां हुई होगी? ध्यान से सुनना। गलती कहां से हुई? ये आपने प्री चलाया तो 5 का क्या हो गया, और आपने हाथों हाथ यहां 6 रख दिया। क्या रख दिया? जबकि आपको भूल गए कि सारे प्री सॉल्व करने थे। आपने केवल इसको सॉल्व किया और यहां पर आपने 6 रख दिया, 5 का 6। और अगर ऐसा किया तभी तो -1 आया होगा, नहीं तो और कोई चांस बनते नहीं -1 आने के। क्या कहते हो आप? तो गलती क्या हुई? आपने एक सॉल्व किया और वैल्यू पटक दी। नहीं, रूल में साफ साफ लिखा हुआ है सारे प्री कर लोगे। अब तो को सेम दे दूं या थोड़ा सा घुमा कर दूं? बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए था। आ जाओ। अब आया पकड़ में बंदा। ये लीजिए मित्रों, अगला क्वेश्चन ये रहा। बहुत है, इतने में दिल भर जाएगा लल्ला।
जब ये आप इसको सॉल्व कर लो तो लास्ट में ए बी सी का मान बता देना। करते रहेंगे तब तक जब तक ये समझ में नहीं आ जाता, छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है। लिए क्या मैं सॉल्व करूं? अगर किसी के हाथ पैर चल रहे हैं तो चलने दो। देखो, आज इस क्लास से एक शिक्षा लेके जाना कि दोस्त की बात पर कभी भरोसा मत करो। एक शिक्षा ले लेना कि पढ़ाई के मामले में दोस्त की बात पर कभी भरोसा, ठीक है ना? क्योंकि दोस्त ने अगर गलत समझ लिया तो आपको गलत समझा देगा। आप कुछ भी डिस्कस करो दोस्त से, पर ये वाली चीजें डिस्कस मत करना प्रोग्रामिंग को लेकर। मैं बैठा हूं, मैं कभी मना नहीं करूंगा। ऑप्शन मुझे मुझे लिटरली मुझे खुद को नहीं पता इसका आंसर क्या छपने वाला है, पर मैं खुद चला के देख लूं।
वैसे बताइए आप लोगों के आंसर क्या क्या छपे हैं? पहला 7 0 18 7 4 22 और 7 4 0 और 7 4 20 और कोई 5 6 0 और कोई अरे कोई 5 6 21 गुड एफ जी 5 4 ये कौन था? ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं। 7 4 21 अब बहुत है यार, इतना तो मेरा दिल दुख रहा है। दोस्त ध्यान से सुनना, कितना है? 5 6 20 ठीक है। अब प्लीज क्योंकि आप जितने बता रहे हो उतना मतलब आप समझ गए, जितने भी है तो इसमें तो एक दो ही मतलब एक का ही सही होगा, बाकी सब खोटे हैं। तो बात ये नहीं कि आंसर गलत आ रहा है, क्या बात ये है कि हम लोग गलत आंसर कहां कर रहे हैं। गलती पकड़ना वो पॉइंट पकड़ना है। देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि एरर आने पर हमें खुशी होती है। सच में, और जब हमें एरर मिल जाती है ना तो हम लोग खुश हो जाते हैं, चलो एरर मिल गई। अब हमें ढूंढना होता है वो एरर किस पॉइंट पर है। तो मजे मजे मुश्किल तब होती है जब एरर नहीं आती और आंसर सही नहीं आ रहा, तब पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, गड़बड़ कहां हो रही है। तो गड़बड़ करना अच्छी बात होती है, हम लोग खुद चाहते हैं जितनी ज्यादा गड़बड़ पता चले हमें इतना अच्छा है। तो आप बस वो पॉइंट ढूंढ लेना, मैं नहीं जानता इसका आंसर क्या है। अच्छा 7 चलिए, क्या मैं अब शुरू करूं? कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसकी प्रैक्टिस अभी वैसे खत्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा टॉपिक है। देखो प्लीज, अब देखो, अब आप लोग समझ गए ना इसकी सीरियसनेस। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, ये टॉपिक इतना आसान हो जाएगा अगर तरीका मेरे वाला यूज करोगे। छोटा सा भी चेंज करोगे तो रायता कर देगा पूरा। तो ध्यान से सुनना, गलती कहां है देख लेना। ओ लाली प्लीज, अब प्लीज बातें नहीं, खुद तो जाओगे, दो के और लेके डूब रहे हो। अब सभी लोग बोर्ड पर देखते रहना। ये लाइन चलाई तो बताइए ए बी और सी बनेंगे। ए का मान कितना? 5। ए का मान कितना? बी का, सी का 7, 0 ठीक है 0। एक बात तो सब चेक कर लो, ये वैल्यू तो सही लिखी है। दोबारा ये चेक कर लो, अगर यही आपने गलत नोट किया तो आपका आंसर भी गलत आएगा। एक कोई तो एक बंदा तो होगा जिसने गलत नोट किया है, ढूंढो, एक तो होना चाहिए। सभी ने अपने इक्वेशन चेक कर ली? चलो अब दूसरा काम क्या है? प्री है या पोस्ट? पोस्ट। ये क्या है? क्या है? क्या है? एक बार डब्बे चेक करो क्या सही बनाए कि नहीं बना आपने। किसी का अगर डब्बे गड़बड़ है तो आंसर गड़बड़ आएगा। नहीं है? सही है? जिसकी गलती वो पकड़ लेना। अब आते हैं नियम। नियम क्या कहा था? सारे प्री, क्या ये प्री है? तो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? किसकी? तो बी के साथ है ना, तो बी की वैल्यू क्या कर दो? कम। कि अरे मतलब किसी ने ए की वैल्यू कम करी है, जो अरे वाला था उसकी वैल्यू क्या कम हुई? ए की, क्योंकि इसने देखा माइनस माइनस और इसको कर दिया माइनस, और आंसर आया गलत। यही हुआ ना, तभी अरे निकला है। तो बताइए ये माइनस माइनस किसके साथ में है? तो बी को कम करना था आपको। ठीक है, चलो अगला सॉल्व करूं या छोड़ दूं? ये क्या है? चलाया, ये अच्छे कम कर रहा है, किसकी वैल्यू? एक बार देख लो, ये 2 कटने के बाद में यही वैल्यू आई। चलो अब बताइए क्या कोई प्री बाकी है? वैल्यू रख दूं? पक्का? सारे प्री खत्म, अब वैल्यू रखो।
ध्यान से सुनना, वैल्यू क्या रखेंगे बताइए। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितना आया, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 दूनी 18 किस में गया, सी की वैल्यू कितनी हुई, अब क्या करना है, पोस्ट करना है ना। चलाओ तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, किसकी, बताओ वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, किसकी, काटा। अब तो कुछ करने बाकी नहीं है, तो आंसर क्या है, 7 4 18, 7 4 18। क्या कहते हो, एक की वैल्यू मुझे तो 7 दिख रही है, इसकी 4 और इसकी 18। कोई बात नहीं, गलती होना मैं कहता हूं ना कोई बुरी बात नहीं है, पर गलती पता चलनी चाहिए कि किस लेवल पर हुई, कहां हुई, पता चल गया। ये सबसे टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, और विश्वास रखिएगा साथ दोगे तो लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, कोई नहीं, कल और प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड वाला केस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जनाब।